हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं द पोस्ट ऑफिस के, जो एक ड्रामा है और इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो एक बंगाली पोएट रही हैं। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोएट थे, मीन्स उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज बंगाली रही है, तो नेचुरल है कि द पोस्ट ऑफिस जब उन्होंने लिखा था तो वो किस लैंग्वेज में लिखा था, बंगाली लैंग्वेज में। आपकी क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आपका पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप की सेकंड यूनिट, ओके, सेकंड यूनिट में आपके ड्रामा है रविंद्रनाथ टैगोर द पोस्ट ऑफिस। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपने कितने करने हैं, आप एक आउटलाइन बना लीजिए अपने सभी क्वेश्चंस की कि आपने मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस करने हैं। आपका कोई भी टॉपिक है, आपका ड्रामा है, आपकी कोई भी बुक है, तो उसमें से अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। और वो 20 क्वेश्चंस में से आप 2-3 क्वेश्चंस राइटर के पर बेस्ड होने चाहिए, जैसे कि आपके टैगोर हैं, दत्तानी हैं, तो आप 2-3 क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड ऐसे कर लीजिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। और जो भी आपके बाकी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको बताया 20 तो आप मिनिमम कर ही लेना, क्योंकि आपके 10 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ओके, जैसे आपका पोस्ट ऑफिस है तो 10 क्वेश्चंस से ज़्यादा इससे रिलेटेड आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और यही रीज़न है कि हम आपको सजेस्ट कर रही हैं कि आप टोटल क्वेश्चंस 20 कर लेना। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लगी हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, बेसिक आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जब भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी ड्रामा या किसी भी बुक का ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अवेयर ऑफ द स्टोरी। ओके, जो भी आप बुक ले रहे हैं, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, तो उसकी स्टोरी क्या है वो आप एक बार अच्छी तरीके से देख लेना, उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं या उसकी थीम क्या है। तो आपका क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है आपका, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी से एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरह से पूछे जाएंगे। और ये ध्यान रखना कि आपका क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, तो अगर आपको इसमें हम 4 ऑप्शंस देते हैं तो उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ आंसर लिखा है। जैसे कि देखिए आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इन विच ईयर द पोस्ट ऑफिस वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड। ओके, पोस्ट ऑफिस किस ईयर में पब्लिश हुआ था। तो आपके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें आप अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जैसे ही आप जिस भी ऑप्शन में ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे ही आप अपना आंसर देखेंगे तो आप फ़ौरन वहाँ पर टिक कर देंगे। इन विच ईयर इट वॉज 1912। तो ये जो भी आपको सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी से रिलेटेड दिए हैं, तो आप इस तरह से इनको लर्न करना है, इससे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। सेकेंड वन क्वेश्चन इस तरह से देखिए आता है, पोस्ट ऑफिस इज आ, फिर फिल इन द ब्लैंक आ जाता है, मीन्स आगे बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और नीचे आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें देखिए ये भी आ सकता है आपके ऑप्शन में, या तो ये आ जाएगा पोइट्री, नॉवेल, ड्रामा और फिक्शन, किसी भी तरीके का। ओके, ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उनको ये तक नहीं पता होता कि पोस्ट ऑफिस क्या है, ये एक पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवेल है या ऐसे है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए या तो ऑप्शन ये आ जाएगा आपके सामने, तो आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस क्या है, ये एक प्ले है या एक ड्रामा है, तो आप उस पर ही टिक करेंगे। और कितनी बार ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैनेडियन आई मीन कि ये एक तमिल प्ले है या लैंग्वेज किस लैंग्वेज का है, तो आपको 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस दे दी जाएंगी, गुजराती प्ले, बंगाली प्ले, संस्कृत प्ले, इंग्लिश प्ले भी आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फ़ौरन इंग्लिश पर टिक लगा देते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो बंगाली थी, तो ओरिजिनली इसको कैसे लिखा गया था, बंगाली लैंग्वेज में, तो आप इसे क्या कहेंगे, इट वॉज अ बंगाली प्ले। ओके, डाकघर, पोस्ट ऑफिस दैट इज डाकघर। तो आपके सामने या तो ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे या फिर ये भी आ सकते हैं, तो इसलिए दोनों आपको आंसर दिए हैं, पोस्ट ऑफिस इज आ
drama or post office is a Bengali play. Third one is what was the original language of पोस्ट ऑफिस प्ले। तो ये आपको जैसे बता दिया गया है, इसको बार बार क्यों बता रही है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस प्ले की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी। इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, इंग्लिश में इसको नहीं लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? बंगाली लैंग्वेज। ओके, तो आपका क्या आंसर आएगा? देखिए इसको ना इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मीन्स लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड, तो आंसर आपका वही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज ली हैं ताकि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो। या तो ये इस तरीके से पूछ लिया जाएगा व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ पोस्ट ऑफिस प्ले, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है इन विच लैंग्वेज पोस्ट ऑफिस वॉज रिटन फर्स्ट। ओके, सबसे पहले इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो दोनों का ही आंसर आपका सेम रहेगा, बंगाली लैंग्वेज। कितने भी ऑप्शन दिए जाएं आपको सिर्फ फोकस किस पर करना है? बंगाली। नाउ फोर्थ वन इज वेयर इज द सेटिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की सेटिंग कहाँ है, कहाँ ये लिखा गया था, या जो इसके आसपास का सेट लगाया गया था वो किस तरह का था? इट वॉज कंटेम्प्रेरी रूरल बंगाल। ओके, बंगाल का ही सेट है लेकिन किस तरह का? कंटेम्प्रेरी, एंड इट वॉज नॉट अर्बन। ये क्या था आपका? रूरल, कंटेम्प्रेरी रूरल बंगाल। तो ये ऑप्शन आपका जरूर पाएगा, वहाँ पर रूरल भी आ सकता है, कंटेम्प्रेरी भी, जरूरी नहीं है कि कंटेम्प्रेरी हो, सिर्फ ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है रूरल बंगाल। तो इसीलिए आपको तीनों दिए गए हैं, आपका इसको आपको फोकस करना है इस पर कि जो इस ड्रामा की सेटिंग थी वो कहाँ थी? रूरल बंगाल। फिफ्थ वन इज नेम द राइटर ऑफ पोस्ट ऑफिस प्ले। तो कितनी बार इतने सिंपल क्वेश्चन भी पुटअप कर लिए जाते हैं और उसमें आपको, जैसे कि आपके सिलेबस में कौन कौन है, आपके दत्तानी हैं, जैसे कि दत्तानी हैं, टैगोर हैं, आर के नारायण हैं। तो कितनी बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जो आपके सिलेबस में राइटर्स हैं वो आपको 4 ऑप्शन में वही दे देंगे। इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आप ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि पोस्ट ऑफिस प्ले को किसने लिखा था। जैसे कि आपके सिलेबस में आर के नारायण भी हैं और आर एन टैगोर। तो कितनी बार स्टूडेंट्स इतना हरीडली आंसर देते हैं क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं, टाइम नहीं होता, तो वो गलती से क्या करते हैं? आर के नारायण पर मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन भी आ सकता है लिखा हुआ, आर एन टैगोर। नेक्स्ट वन इज हु इज अमल। अमल कौन है? क्योंकि देखिए मेन कैरेक्टर है हमारा, या फिर कह सकते हैं कि जो ये हमारी पूरा ड्रामा है किस पर फोकस्ड है? अमल पर फोकस्ड है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है और कोई भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। हु इज़ अमल? तो अमल कौन है? अमल वॉज एन ऑर्फेन। ओके, एक एडोप्टेड चाइल्ड है। तो यहाँ पर सिंपल आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो देखिए दोनों तरह के आपको आंसर पता होने चाहिए। हु इज़ अमल? अमल वॉज अ चाइल्ड। और ये भी पूछा जा सकता है कि अमल की एज क्या है, तो अमल कितने साल का है, इसलिए आपको सेकंड आपका ये भी ऑप्शन आ जाता है, अमल इज एन एडोप्टेड 8 years ओल्ड। ओके, अमल वॉज अ चाइल्ड और इसकी एज कितनी है? ही वॉज एन 8 years ओल्ड। तो ये दोनों ऑप्शन ही ध्यान रखना। एज भी पूछी जाती है कितनी बार अमल की, तो वो कितने साल का था? वो 8 साल का था। हु इज़ इन डिस्गाइज ऑफ अ फ़कीर। फ़कीर के वेश में कौन आता है? कौन होता है हमेशा जो फ़कीर के वेश में होता है? हु इज़ इन डिस्गाइज। ओके, डिस्गाइज जिसे कहते हैं किसी के वेश में आना, किसी का रूप लेकर आना। तो ये फ़कीर के डिस्गाइज में कौन है? इट इज़ गफ्फर। What is the village doctor's advice? विलेज डॉक्टर्स या जो फिजिशियन होते हैं उनकी अमल के लिए क्या एडवाइस होती है? आपने क्योंकि स्टोरी से आप अवेयर हैं, आपको पता है कि क्या अमल के साथ प्रॉब्लम थी। वो इल रहता था, काफ़ी इतना बीमार रहता था अमल कि उसको डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो घर से बाहर नहीं जा सकता था। मीन्स उसको ना हवा उसके लिए सही थी, ना ही उसके लिए सूरज ठीक था, तो वो उसे पूरी तरह से कहाँ रहना पड़ता था? घर के अंदर। वॉट इज़ द विलेज डॉक्टर्स एडवाइस टू अमल। तो डॉक्टर ने जो एडवाइस दी थी अमल के अंकिल को, वो क्या दी थी? दैट ही
ओके आपका देखिए ऑप्शन भी रहेंगे, फिर आपको बता रही हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, दैट ही शुड नॉट गो आउट। ओके अमल को उनके डॉक्टर ने ये एडवाइस दी थी कि अमल को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें एक आपका ये ऑप्शन होगा, ये आंसर आपका होगा, ही शुड नॉट गो आउट ऑफ हिज हाउस। नेक्स्ट वन इज वाई इज माधव सो वरीड। माधव आखिर इतना परेशान क्यों रहते हैं, क्या चिंता है माधव को, जो उनके अंकिल होते हैं, माधव क्यों इतना परेशान थे, वो अमल के लिए परेशान थे। क्यों, क्योंकि अमल क्या था, अमल इज सिक और अमल वॉज सिक। इल भी कोई भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अमल इज सिक और अमल इज इल, क्योंकि अमल बीमार रहता है, इसीलिए माधव हमेशा परेशान रहते थे। हु सेल्स द कर्ड्स, ओके हु सेल्स द कर्ड्स, कर्ड कौन बेचता है, दही या मट्ठा कौन बेचता है, इट वॉज डेयरी मैन। तो इस कितनी बार देखिए इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके 20 to 25 हमने क्वेश्चंस लिए हैं, जो आप फ्यू मिनट्स में अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको इस पर ज़्यादा अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बस एक बार देखेंगे तो आपको आंसर हमेशा याद रहेंगे। हु सेल्स द कर्स, इट वॉज डेयरी मैन। हाउ डज 11th वन है आपका, हाउ डज माधव रिएक्ट टू द हैबिट ऑफ फिजिशियन। माधव फिजिशियन की हैबिट पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। माधव ही ऑलवेज गेट्स इरिटेटेड, वो ही इज इरिटेटेड, ओके वो इरिटेट हो जाते हैं, ही इज इरिटेटेड। तो ये आपका आंसर होगा, ही इज इरिटेटेड। What टाइप ऑफ प्ले इज द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस किस तरह का ड्रामा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास अलग अलग आएंगे, बस आपने ये ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस एक सिंबॉलिकल ड्रामा है, राइट। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, सब किसी न किसी रूप में क्या है, सिंबल हैं। सो पोस्ट ऑफिस इज अ सिंबॉलिकल ड्रामा। पोस्ट ऑफिस 13th वन, पोस्ट ऑफिस इज अ स्टोरी ऑफ, तो किस तरह की स्टोरी है, पोस्ट ऑफिस प्ले है और इसमें किस तरह की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ। फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर खाली छोड़ दिया जाएगा और नीचे आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे। और उन 4 ऑप्शन में एक आपका ये भी ऑप्शन होगा या बिल्कुल इससे रिजेंबल करता होगा, पेन एंड एगोनी ऑफ ह्यूमन कंडीशन और ह्यूमन लाइफ। तो पोस्ट ऑफिस में किस तरह की स्टोरी बताई गई है कि ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन कंडीशन, इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पेन एंड फुल ऑफ एगोनी। सिर्फ इसमें क्या है, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, ह्यूमन की ये कंडीशन है या ह्यूमन लाइफ यही है, ओके ह्यूमन लाइफ इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पेन एंड एगोनी। तो सिर्फ ये भी आ सकता है, पेन एंड एगोनी, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। What is the main theme of post ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की मेन थीम क्या है। तो ये वर्ड याद रखना, डिलीवरेंस, डिलीवरेंस मेन थीम है पोस्ट ऑफिस की। डिलीवरेंस जिसे हम कहते हैं मोक्ष, मुक्ति, ओके डिलीवरेंस दैट इज मोक्ष और मुक्ति। तो ये मेन थीम है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रेजेंट की है पोस्ट ऑफिस ड्रामा के थ्रू। द मेन थीम ऑफ पोस्ट ऑफिस इज डिलीवरेंस। अब देखिए आपका ये भी सेकंड ऑप्शन आ सकता है, डेथ। डेथ क्यों है, क्योंकि टैगोर ने क्या माना है, डेथ एज अ रिलीज, ये रिलीज है, एक तरह से आपको मुक्ति मिल जाती है। और किस का रिलीज है, डेथ आपको हर चीज़ से छुटकारा दिला देती है, दैट इज बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। हु इज सुधा, अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टर आता है सुधा, तो जो भी आपका कैरेक्टर होगा, हु इज माधव, हु इज अमल, इस तरह से भी सिंपल लैंग्वेज में पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ सुधा और हु इज सुधा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा ये भी आ सकता है, अ फ्लावर गर्ल, ओके सुधा कौन है, अ फ्लावर गर्ल। या फिर ये भी ऑप्शन आ सकता है, जो भी वो भी आपका करेक्ट होगा, डॉटर ऑफ अ फ्लावर, राइट, डॉटर ऑफ अ फ्लावर गर्ल। तो आपकी डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो आपके पास या तो ये ऑप्शन आ जाएगा, अ फ्लावर गर्ल, राइट। और अगर ये ऑप्शन आता है दैट शी वॉज अ डॉटर, कौन थी सुधा, डॉटर ऑफ अ फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाले की बेटी। तो दोनों आपके ऑप्शन सही होंगे, अ फ्लावर
गर्ल। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुधा? देखिए सुधा इस ड्रामा में एक सिंबल की तरह प्रेजेंट की गई है, और सुधा किसको सिंबलाइज करती है? ग्रेस को, डिग्निटी को, या स्वीटनेस को। गुड। तो अगर यहाँ वहाँ ऑप्शन में ये आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुधा, ओ विच सिंबल सुधा रिप्रेजेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा सुधा सिंबलाइजेस ग्रेस एंड स्वीटनेस। तो दोनों ही लैंग्वेज आपको दे दी गई हैं। एट विच प्लेस इन हिज हाउस डिड अमल सिट? तो ये आपको पता है अमल हमेशा बीमार रहता था और वो घर से बाहर नहीं जा सकता था। तो अपने घर पर ऐसी कौन सी जगह थी, कौन सा ऐसा प्लेस था कि जहाँ अमल पूरे दिन बैठा रहता था? एंड इट वॉज हिज विंडो, ओके, नियर द विंडो। वहाँ पर उसका बेड था और वो सिर्फ क्या किया करता था? अपनी बेड पर बैठकर सिर्फ विंडो से ही बाहर को देखता रहता था। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा नियर द विंडो। एट विच प्लेस नियर द विंडो इन हिज हाउस डिड अमल सिट? ओके, तो ये आपके ऑप्शन में आ जाएगा नियर द विंडो। जैसे कि आ सकता है नियर द किचन, नियर द बेडरूम, नियर द स्टडी रूम और नियर गार्डन। तो उसमें एक ऑप्शन आपका ये भी आएगा नियर द विंडो। तो इसीलिए आपसे कह रही हैं कि आपको सिर्फ फोकस करना है आंसर पर। अकॉर्डिंग टू माधव व्हाट डू द लर्निड पीपल डू? माधव के अनुसार कौन कौन से लोग वो होते हैं जो लर्निड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं या विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे, जिनको मानते हैं माधव? तो अकॉर्डिंग टू माधव व्हाट टू डू द लर्निड पीपल डू, और वो क्या करते हैं? तो माधव हमेशा माना करते थे कि जो लर्निड पीपल होते हैं वो हमेशा घर के अंदर रहते हैं और स्टडी करते हैं, राइट? तो आपका आंसर होगा बीइंग इनसाइड रीड बुक्स। Learned people read books being inside, okay, inside of their house. On which river does the dairyman's village lie? ये भी काफ़ी important question है। dairyman का घर या dairyman का जो गांव होता है वो किस रिवर के आसपास होता है, किस रिवर पर होता है? दैट वॉज शामली, राइट? आंसर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा और वो आंसर होगा आपका शामली। ऑन विच रिवर डज द dairyman's village lie? इट वॉज शामली। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ किंग्स पोस्टमैन? किंग के पोस्टमैन का क्या नाम है? इट वॉज बादल। What does माधव से अबाउट द हिल्स? माधव हमेशा हिल्स के बारे में क्या कहते थे? दे आर बैरियर्स, ओके। वो क्या माना करते थे हिल्स को? क्या उनके बारे में कहते थे? बैरियर्स उनको मानते थे कि वो बहुत बड़ी रुकावट है। दे मीन्स दैट इज हिल्स। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आएगा और ये आपका आंसर होगा दे आर बैरियर्स। 21 क्वेश्चन हमारा है, डज अमल विश टू बी अ लर्निड मैन? क्या अमल लर्निड मैन बनना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि वो स्टडी करें, वो काफ़ी विद्वान बन जाएं, इंटेलिजेंट बन जाएं? क्या इस तरह की अमल की कोई विश थी? नो। तो आपका आंसर होगा नो। अमल, और ये भी आ सकता है आंसर में, अमल नेवर वॉन्टेड और नेवर विश्ड टू बी अ लर्निड मैन। तो बस ये ध्यान रखना, आंसर इसका होगा नो। नेक्स्ट वन, 22nd वन इज हु कम्स इन द गाइज ऑफ अ फकीर, राइट? तो ये आपका पहले भी क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज चेंज हो सकती है कि फकीर की गाइज में, फकीर के वेश में कौन आता है, और इसका आंसर आपको पता है ही, दैट इज गफा। हु कॉल्स अमल? अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे कि ये टाइटल किसने दिए थे अमल को, या अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे कि ये आ जाएगा हु कॉल्स अमल अ स्नैपर, हु कॉल्स अमल रेच्ड मंकी, और दोनों भी आ सकते हैं हु गेव अमल दीज टाइटल्स स्नैपर रेच्ड मंकी। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से इनको ध्यान में रखना। ये थे हमारे हेडमैन ही कॉल्ड अमल a snapper or wretched monkey. Then 24th one is the story of Parrot's Island. It is always told by whom? कौन ये स्टोरी बताते थे अमल को पैरट्स आइलैंड की? इट वॉज ऑल्सो गफा। वी आर बट कॉमन पीपल हु सैड, किसने कहा हम कुछ नहीं हैं या हम सिर्फ क्या हैं? कॉमन
पीपल हैं। वी आर बट कॉमन पीपल। हु सेड? इट वॉज सेड बाई, तो ये आंसर आपका आएगा माधव। ओके, माधव ने कहा ये। वट मैसेज डज द हेरोल्ड ब्रिंग? हेरोल्ड क्या मैसेज लेकर आते हैं? द किंग इज कमिंग। ओके, द किंग इज कमिंग। और किसके लिए आ रही है किंग? टू सी अमल। द किंग इज कमिंग टू सी अमल। तो ये वाला मैसेज, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इन विच ईयर? अब देखिए, जो आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपने राइटर पर आपके बेस्ड होने चाहिए, जैसे कि आपके ये हमें 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे, तो इसीलिए इनको यहाँ पर आप जरूर ले लेना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टैगोर का, ये हमेशा याद रखना। इन विच ईयर टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज? ये हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि टैगोर ने पोस्ट ऑफिस लिखा है, तो जनरली क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1913। ओके, इन विच ईयर? 1913 रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज, जो उनको लिटरेचर के लिए मिला था। किस ईयर में मिला था? 1913, राइट। और बिल्कुल सिंपल ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन, और नीचे आपकी कुछ डेट दे दी जाएंगी, तो आप ये ध्यान रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। ही वॉज बोर्न इन 1861। तो इसमें से आपने 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको देखिए 28 तक दे दिए हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपके MCQ में ऑब्जेक्टिव आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, तो इसमें आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल द बेस्ट।